हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी और बोर्ड एग्जाम 2023 की आपकी प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे होंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने चैप्टर 14 का अपलोड कर दिया था और भी आगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जिसका अलग से प्लेलिस्ट बन गया है। अभी ये चैप्टर बाकी था बच्चों, चैप्टर 14 अध्याय जो 14 है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, और ये जनवरी में मैं कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। फिलहाल यदि जो बच्चे पुराने वीडियो देखकर तैयारी किए उनके लिए भी बहुत अच्छा हेल्प मिला होगा, क्योंकि पुराने वीडियो भी इस चैप्टर के ऑलरेडी कंप्लीटेड है। पहला लेक्चर है जिसमें सामान्य रूप से हम बेसिक जानकारी समझेंगे, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिकी क्या है बच्चों, यहाँ पर निर्वात नलिकाएं, अर्धचालक युक्तियाँ, चालक कुचालक, ये सब कुछ हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि क्रम से आपको लेक्चर मिलेंगे बच्चों। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने दे ही दिया है, 5-6 क्वेश्चन, जिसे आप लोग तैयार कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, जैसे आपको अध्याय 14 पढ़ाना शुरू कर रहा हूं तो इसमें सभी टॉपिक को मैं कवर करूंगा, ताकि अदर स्टेट के बच्चे, मैं तो एमपी बोर्ड से हूं, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे जो देख रहे हैं जिनमें 2023 में सिलेबस नहीं हटा है उनको तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बच्चों पूरा तैयारी करें। चलिए सबसे पहले आप देखो, इलेक्ट्रॉनिकी की परिभाषा आपको बताने की, इलेक्ट्रॉनिकी है क्या। तो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिकी जो है वो युक्ति है ना, यानी सॉरी एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं। शाखा जैसे हर एक चीज़ों का एक शाखा, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में भी सभी शाखा, रसायन विज्ञान की बहुत सारे रासायनिक बलगतिकी हो जाता है बच्चों, है ना। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसी प्रकार से भौतिकी में भी कई सारे शाखाएं हैं, शाखाओं की गिनती ही नहीं है। चाहे आप प्रकाश की पढ़ोगे तो भी एक शाखा हो जाता है, चुंबकत्व भी एक पढ़ोगे उसकी भी एक शाखा है, विद्युत चुंबकत्व पढ़ोगे उसकी भी एक शाखा है, सबकी एक अलग अलग शाखा रख दी जाती है, मतलब जिसको अध्ययन करने में आसान हो जाता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से ही भरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिकी शब्द आया वो एक प्रकार से शाखा है जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों मतलब जैसे आपका हो जाएगा ट्रांजिस्टर, हो जाएगा डायोड, हो जाएगा, है ना, अर्धतरंग धिष्टकारी, पीएन संधि डायोड, ये सब कुछ यहाँ पर आप सोलर डायोड, सब कुछ आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करने के लिए एक शाखा बना दिया गया, इलेक्ट्रॉनिकी, जिसे नाम दे दिया गया। तो भौतिकी की एक शाखा जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाता है। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिकी एक क्या है, भौतिकी की एक शाखा है। इलेक्ट्रॉनिक जो युक्तियां होते हैं बच्चों दो प्रकार की होती हैं, एक निर्वात नलिका से बनाया जाता है और एक अर्धचालक युक्तियों से बनाया जाता है। ये जो पूरा चैप्टर है वो अर्धचालक युक्तियों से ही इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में पूरा कंप्लीट। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, एक निर्वात नलिका मतलब एक ट्यूब ले लिए, उसमें निर्वात कर दिए, अंदर कोई हवा नहीं, कोई माध्यम नहीं, और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, वो हमारा निर्वात पंप बन गया। जैसे कैथोड किरणों की खोज हुई, एनोड किरणों की खोज हुई, प्लकर क्रुक्स का सिद्धांत आपने पढ़ा, निर्वात ट्यूब ले लिया, अंदर कैथोड एनोड लगा दिया, तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ये सब चीज निर्वात नलिकाओं के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सबके सब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां ही हैं, जिसके माध्यम से हम कैथोड और एनोड किरणों की खोज के, न्यूट्रॉन किरणों की भी खोज हो गई। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो हैं वो 2 प्रकार से बनाई जाती हैं, एक निर्वात नलिका के माध्यम से। निर्वात नलिका में क्या होता है, धातु या कांच का एक हम निर्वात आवरण ले लेते हैं, है ना, और उस निर्वात आवरण में अपन क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रोड लगा हो, है ना, जिसमें एक कैथोड एक एनोड। ट्रायोड में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रोड होता है। ऐसे मान लीजिए टेट्रोड की बात करें तो 4 इलेक्ट्रोड होता है। पेंटोड की बात करें उसमें 5 इलेक्ट्रोड होता है। तो ये निर्वात नलिका का मतलब ये है कि एक मान लीजिए आपके पास ट्यूब है, चाहे वो धातु का हो चाहे वो कांच का हो, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड बस जमा दें तो हमारा निर्वात नलिका कहला जाता है। लेकिन वहीं पे बात कर लेते हैं अर्धचालक युक्तियों की, बात कर लेते हैं कि अर्धचालक युक्तियों का कैसे निर्माण होता है। तो जब बच्चों जैसे मान लीजिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं होता है, समझने की कोशिश करेंगे, आगे चलकर पूरा आपको समझाऊंगा। जब मैं n प्रकार का अर्धचालक और p प्रकार का अर्धचालक समझाऊंगा उसमें आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा कि वास्तविक रूप से ये है क्या। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि भाई साहब अर्धचालक युक्तियां क्या हैं। तो अर्धचालक से बनी ही युक्ति अर्धचालक युक्ति कहलाती है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर है। लेकिन ये अर्धचालक कैसे बनता है, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाए
जिससे इलेक्ट्रॉन या होल की उपस्थिति हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन या होल उसमें उपस्थित हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा और उसमें धारा बहेगी। तो हमारा जो युक्ति बनेगा वो अर्धचालक युक्ति बनेगा। कुल मिलाकर अर्धचालक कैसे बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में अलग से हम अन्य पदार्थ मिला दें तो एक ऐसा युक्ति बन जाता है कि उसमें कुछ मात्रा में धारा प्रवाहित होने लग जाता है। तो भाई जो हमें एक नया युक्ति बनता है वो अर्धचालक कहलाता है। अर्ध मतलब आधा, अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाए। तो ये दो प्रकार से अर्धचालक होते हैं मुख्य रूप से। यदि आप इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन और होल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ये कैसे कैसे बनता है अभी थोड़ा सा शार्ट तरीके से हम आपको समझा दें कि जैसे बच्चों आपका मान लीजिए यहाँ पे 14वें समूह का तत्व है ना, ठीक, समूह की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 14वें समूह की तत्व, ये 14वां समूह है। इसमें बच्चों जब हम 13वें समूह को मिलाते हैं 14वें समूह के तत्व में, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और इसमें यदि हम 15वें समूह के तत्व को मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे जो 14वां समूह होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। ये 14 है बच्चों, ये 13 है और ये आपका 15 है। तो देखो जब यहाँ से बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेंगे और इसके पास 4 है, 4 बंध बनाने की क्षमता रखेगा। कितना बंध बनाने की? 4। लेकिन ये 3 के साथ संयोग हो जाएगा, लेकिन एक नहीं हो पाएगा संयोग, क्योंकि ये 3 ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए यहाँ पे होल बन जाएगा। लेकिन वहीं पे जब ये आकर संयोग करेगा, इसके पास 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो 15वां समूह होता है इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कितने से बंध बनाना चाहता है? 4 से। 4 से बंध बनाएगा, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा बच्चों, इसलिए यहाँ पर ये एन प्रकार, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। फिर से समझने की कोशिश करो, ये 14वें समूह का जो भी एलिमेंट होगा आगे हम बात करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। इसमें जब हम 13वें समूह के तत्वों को मिलाते हैं तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 बंध बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो 13वें समूह का एलिमेंट है उसके पास 3 ही है, तो आकर के 3 बंध बना लिया, 3 बंध, बाकी एक जगह तो खाली रह गया, इसलिए होल बनाता है। पी प्रकार का अर्धचालक इसे बोलते हैं। लेकिन वहीं पे जब 15वां समूह आता है तो ये जो हमारे पास 14वें समूह के तत्व के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बंध बना लिया, लेकिन 15वां समूह बोला भाई कि हमारे पास 5 है, तो 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसे हम बोल देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बचा रहा है, इलेक्ट्रॉन बच गया है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एन प्रकार का अर्धचालक, मतलब पी प्रकार के अर्धचालक में होल होता है और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ध्यान में रखें, थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। तो भाई अर्धचालक कैसे बनता है? हमारे पास 2 पदार्थ है, उनको आपस में मिला दें। पहले तो वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर रहे थे, विद्युत का चालन नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी गई जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का चालन होने लगा, जो अर्धचालक बन गया। और अर्धचालक से बनी हुई युक्ति है ना, वो भाई साहब जो अर्धचालक से बनती है युक्ति, उसे अर्धचालक युक्तियां कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं कि जो भी उपकरण अर्धचालक से बनाए जाएं उसे हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां कहते हैं। अब जो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं बच्चों, इनकी ढेर सारी विशेषताएं, क्योंकि ये निर्वात ट्यूब, निर्वात नलिका का जो विशेषता उतना हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर जगह हम निर्वात कैसे पैदा कर पाएंगे भाई। निर्वात बताना या बनाना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, उसके लिए बहुत विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारा अर्धचालक है बढ़िया है ना, कहीं भी रख दें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसमें धारा प्रवाहित होगा। इसके कुछ विशेषताएं हैं। पहला नंबर, ये बहुत कम दिष्ट बोल्टता पर कार्य करते हैं। पहला नंबर यहाँ पे ही है आपका कि आकार में बहुत छोटे होते हैं। अर्धचालक युक्तियाँ जो होती हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं, छोटे आकार होते हैं, कहीं भी इसको लगाया जा सकता है आसानी से। लेकिन वहाँ पे हम निर्वात नलिकाओं की बात करें तो भाई वो बड़ा होगा, है ना। तो ये जो हमारे पास अर्धचालक युक्तियाँ हैं इनका आकार बहुत ही छोटा है और ये टिकाऊ तथा सस्ते भी हैं, सस्ते में उपलब्ध होते हैं। ये बहुत कम दिष्ट बोल्टता पर कार्य करते हैं, है ना। इनमें बहुत ही कम शक्ति व्यय होती है, मतलब इनके अंदर की बात करें तो इसके अंदर जो शक्ति है बहुत कम मात्रा में व्यय होती है। इनकी दक्षता भी अधिक होती है। ये बहुत अधिक सुरक्षित हैं, धक्के लगने पर, गिर जाने पर टूटते नहीं हैं, इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तंतु नहीं होता, अतः इन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि बच्चों जैसे निर्वात नलिका होता है उसमें कैथोड एनोड दूर दूर लगा रहता है, तो उसमें हमें गर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, उसको हम एनर्जी देते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करें कि जो हमारा अर्धचालक युक्ति है
तो बिल्कुल नहीं। तो भाई आकार में छोटे होते हैं, टिकाऊ सस्ते होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इनमें ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, बहुत अधिक सुरक्षित होते हैं, गिर जाने से टूटते फूटते नहीं है, ठीक है। इनको ऊर्जा देने के लिए अलग से हमें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, कम वोल्टता पर ही कार्य करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो एक दो बार जैसे विशेषता वगैरह ना, एक बार दो बार आप अच्छे तरीके से बस पढ़ लो कि भाई है क्या। अर्धचालक जो युक्तियां हैं आकार में छोटी हैं, सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी हैं, कम वोल्टता पर कार्य भी करते हैं, सुरक्षित हैं, है ना, मतलब गिरने पर टूटते नहीं इतना आसानी से, ठीक। और इनको हम अलग से ऊर्जा देने के लिए इनको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चीज़ आपका परफेक्ट होना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, क्योंकि हम एक एक पॉइंट में हम आगे चलेंगे, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और फिर आप लोग उसे पढ़ते नहीं हो कि भाई ये कहाँ से आ गया, कहाँ से, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो सिलेबस में है आपके, उसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊं, आपको रटना ना पड़े, उसे आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। अब जो अगला हमारा छोटा सा टॉपिक है, ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं, इसको समझाइए। क्या है ऊर्जा स्तर? चलिए तो शुरू करते हैं ऊर्जा स्तर के बारे में बच्चों। जैसे हम कोई भी एलिमेंट ले लें, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आप ले लो, जैसे आप ले लो सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10, 3s2 3p2, देखो जरा 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 12 2 कितना होता है? 14 होता है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अलग अलग कक्षा के उपकोष में है। जैसे आपका ये पहला कक्षा है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कक्षा है, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा कक्षा है। पहले कक्षे में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और फिर 4 इलेक्ट्रॉन है। और इनका उपकोष है sp, है ना, d तक तो पहुंचा नहीं है। और s भैया, इसमें भी एक ऑर्बिटल है, इसमें भी ऑर्बिटल है, इस p में भी ऑर्बिटल है, p में भी ऑर्बिटल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर यदि हम देखें कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कितने कक्षाओं में है, तो 3 कक्षा में है। एक फर्स्ट यहाँ पर 1s में, फिर 2 में भी है और 3 में भी है। अब इनको हम एक आरेख के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इनकी सबकी अलग अलग ऊर्जा होगी। जैसे 1s का ऊर्जा अलग है, फिर बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर इसके बाद 2s का ऊर्जा और अधिक होगा, फिर 2p का ऊर्जा और अधिक होगा, फिर 3s का ऊर्जा और अधिक होगा और 3p का ऊर्जा और अधिक होगा। तो इनको हम रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं ताकि इनको हम समझ सकें कि इनका एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो जब हम इसको रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो जैसे ये मान लीजिए 1s2 हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों पहला कक्षा है, दूसरे में हम देखें तो 2s2 2p6, फिर जब हम तीसरे में हमने देखा तो 3s2 और फिर 3p जो आपका आया वो 6 आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पहला कक्षा था n बराबर 1, ये जो था दूसरा कक्षा था, ये जो था वो तीसरा कक्षा था। तो विभिन्न उपकोष, यहाँ पर देखो विभिन्न उपकोषों के जो इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित ऊर्जाओं के मान को हम परमाणु का ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये देखो जरा, ये ऊर्जा स्तर है, देख लो, इसका मान अलग रहा होगा, इसकी ऊर्जा का मान अधिक होगा। ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है, ई को, एनर्जी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को दर्शा रहा है। तो जो हमारे पास परमाणु था उनके विभिन्न उपकोष थे, उनके उपकोषों के ऊर्जाओं में हमने देखा कि अलग अलग मान है और इन्हें ही हम कहते हैं ऊर्जा स्तर, ठीक है। ये परिभाषा आपने समझ गया होगा भाई साहब कि ऊर्जा स्तर है क्या, कि विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जाओं के मानों को परमाणु का ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु का ऊर्जा स्तर कहा जाता है। मतलब ये देखो ऊर्जा स्तर हम कह सकते हैं, पहला ऊर्जा स्तर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर इसके समूह को हम बोलते हैं ऊर्जा बैंड। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड। कि जब ये पास पास स्थिर हो जाएं, अभी इतना दूर दूर बनाया हूं, इतना दूर दूर होते नहीं है। अब सोचो जब हम परमाणु को नहीं देख पाते यार, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को कैसे देखेंगे? इतना सूक्ष्म है, कितना इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ। एक छोटा सा पदार्थ, उसमें कितने तो परमाणु होंगे, परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी गिनती हम नहीं कर सकते।
समझ रहे हो ना। तो भाई साहब उन इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम है कि भाई साहब अलग अलग एनर्जी लेवल पर है और वो तरंग के रूप में कंपन करते हैं, ये सब चीज माना गया है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षा में तो हैं लेकिन तरंग के रूप में ये सब व्याप्त है, अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। तो इन्हीं ऊर्जा स्तरों के क्रम को या समूह को हम एक प्रकार से नाम दे देते हैं ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड दे देते हैं बच्चों, और ऊर्जा बैंड को भी दो भागों में बांटते हैं। देखो जरा, अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। बिल्कुल भूल चूक गलती नहीं, आप लोगों को परिभाषा लिखना भी है। 2 अंक में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। फिलहाल इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम संयोजकता बैंड, ऊर्जा बैंड को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका संयोजकता बैंड और एक आपका चालन बैंड। संयोजकता बैंड हला बैंड है क्या? ऊर्जा स्तरों का समूह, ऊर्जा स्तरों का समूह जो स्थिर हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, उन्हें इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने की जरूरत नहीं है, वो कहलाता संयोजकता बैंड। लेकिन जो रिक्त हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें रिक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब वहां पे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है या आंशिक रूप से भरे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता है उनके पास, या आवश्यकता होती है। तो उन इलेक्ट्रॉनों को चालन करने के लिए महत्व या स्थान देना होता है, और उनके ऊर्जा क्रम को हम बोलते हैं चालन बैंड। मतलब तो 2 प्रकार से, यानी कोई परमाणु है, उसके कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बंध बनाने में क्षमता नहीं रखते, वो अंदर भरे हैं तो भरे हैं, और जो बंध बनाने की क्षमता रखेंगे, जो बंध बनाने की क्षमता है उन पर, और कोशिश भी करेंगे। जैसे आपका रिक्त ऑर्बिटल्स है, उसमें चाहेगा भाई कोई इलेक्ट्रॉन आकर के हमारे साथ संयोग कर ले। उस स्थिति में जब बंध बनाएगा तो वहां पे जो एक बैंड का निर्माण होगा, उन इलेक्ट्रॉनों के बैंड को हम चालन बैंड का नाम देते हैं। तो इनकी परिभाषाएं आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि संयोजकता बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का एक बैंड होता है, इलेक्ट्रॉनों का ही समूह आपका संयोजकता बैंड। और चालन बैंड जो वास्तविक रूप से कोशिश यही करेगा कि हम बंध बनाने की क्षमता रखते हैं और हम बंध बनाएंगे। जिससे मान लीजिए 2p में यहाँ पर हमने कहा कि भाई साहब ये जो 2p है ये कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन देने की। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, इस स्थिति में इसको हम जो इनके इलेक्ट्रॉनों का क्रम होगा, जो समूह होगा, उन्हें हम चालन बैंड के नाम दे देंगे। बाकी जो भरे हैं भाई, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, तो वो संयोजकता बैंड के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा लिखना लिख सकते हैं, चालन बैंड में यह बैंड पूर्णतः रिक्त होता है अथवा आंशिक रूप से भरा होता है। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन विद्युत के चालन में भाग लेते हैं। इसके बाद बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है और बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बढ़ते ऊर्जा क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जो चालन बैंड है उनकी ऊर्जा कुछ अलग होगी और जो संयोजकता बैंड है उनकी ऊर्जा कुछ अलग होगी। इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतराल होगा उसे बोलेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी चालन बैंड और संयोजकता बैंड। नीचे संयोजकता बैंड होंगे, चालन बैंड ऊपर होंगे, क्योंकि ऊर्जा का क्रम बढ़ता जाता है, ठीक है। और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं जो रिक्त होंगे। तो चालन का काम कर रहे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं जो एक दूसरे से बंध बनाने की क्षमता रखेंगे। तो भाई साहब इन दोनों में कहीं ना कहीं एक तो डिफरेंस होगा ऊर्जा का, उसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हम छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराएंगे, आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। बस आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जुड़ जाएं और बेहतर रूप से तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।